तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका लक्ष्य डिफेंस एंड फिजिकल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछली बार हमने जो आपके सामने डिस्कस किया था JNV का जो क्वेश्चन पेपर था, एंट्रांस का एग्ज़ाम हुआ था 12 तारीख को, वो हमने आपके सामने डिस्कस किया था, उसकी आंसर की लगाई थी। तो आज हम लेकर आए आपके सामने सैनिक स्कूल का ये क्वेश्चन पेपर 2025 में हुआ है। ये 5 अप्रैल का पेपर है, 5 अप्रैल 2025। तो जिस भी बच्चे का ये एग्ज़ाम था या इन फ्यूचर कोई भी बच्चा सैनिक स्कूल के लिए जाना चाहता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। जिसने पेपर दे दिया है वो अपनी आंसर की लगा ले, जिसने नहीं दिया है भविष्य में देना चाहता है तो वो एक बार लेवल चेक कर लें कि किस प्रकार का आपको जो है पेपर आ सकता है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा है, इनका नाम है सुमित चौहान। आपको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, आपने एग्ज़ाम दिया है। अगर आपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो ज़रूर आपकी सिलेक्शन होगी। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हम आज के इस पार्ट में हम शुरू करेंगे सेक्शन डी यानी जनरल नॉलेज को देख लेते हैं। जनरल नॉलेज वाला पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन आए थे। तो देख लेते हैं, मीडियम दोनों हैं यहाँ पर, इंग्लिश और हिंदी, आपको दोनों मीडियम देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, चांद पर पाँव रखने वाला पहला आदमी कौन था। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने आपको क्लास में डिस्कस करवाया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नील आर्मस्ट्रांग। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न था आपके पास, पानी में निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर अंडे पानी में तैरने लगेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर पानी में आप नमक मिला देंगे तो क्या होगा, जो अंडे हैं वो पानी में तैरने लगेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, दांडी यात्रा किस वर्ष घटित हुई जिसमें गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कानून का विरोध करने के लिए कई अन्य लोगों के साथ गुजरात के अहमदाबाद से दांडी समुद्र तट तक की लंबी पैदल यात्रा की। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन अगर एग्जामिनर ने पूछना था तो सिंपल पूछ सकता था कि दांडी यात्रा जो है किस वर्ष घटित हुई, परंतु ये जो जितनी भी हिस्ट्री यहाँ पर दी गई ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिया गया, कन्फ्यूज कर दिया गया। बस इसलिए इसको जो है बड़ा चढ़ाकर लिख दिया। तो ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो दांडी यात्रा है वो 12 मार्च को शुरू हुई थी, यहाँ पर 12 मार्च 1930। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना था, ऑप्शन बी। उसके बाद अगला जो प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, सार्क का विस्तृत रूप क्या है। देखिए सार्क की फुल फॉर्म में हर बार आपको बताता हूँ, बहुत बार हमने डिस्कस की हुई है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी क्या हो जाएगी, फुल फॉर्म। फिर अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन जो अब ट्रेनिंग में चल रहे हैं, हो सकता है आगे जितने भी एग्जाम होंगे आपको इसी प्रकार से पैटर्न देखने को मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से अब ट्रेनिंग में चले हुए। इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन एक क्या बोलता है, हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए उसे मथता है। इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अगर कोई इंग्लिश मीडियम होगा। कथन दो क्या बोल रहा है, जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता। देखिए इस प्रकार की जब भी स्टेटमेंट आपके पास आएगी तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, आपको कंफ्यूज करेगी। आपको ये लगेगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी इस प्रकार के क्वेश्चन क्या है सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों कथन सत्य। देखिए हमारा पेट भोजन को पचाने के लिए क्या है, उसे मथता है। और सेकंड जो कथन बोल रहा है, जब हम दुखी होते हैं तो भोजन ठीक से नहीं पचता, ये फैक्ट है। जब हम दुखी होंगे तो जो भोजन है वो उस प्रकार से हमारा जो पेट का सिस्टम है कार्य नहीं करेगा। फिर अगला प्रश्न है हमारे पास, नमक बनाने की प्रक्रिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। फिर अगला स्टेटमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूँ आने वाला टाइम जो है इसी प्रकार की स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। तो अभी तो शायद इस बार इन्होंने 2 या 3 क्वेश्चन इस प्रकार के दिए होंगे, परंतु आगे आगे क्या है, लेवल बढ़ेगा। इसमें क्या बोल रहा है, नंबर 1, पानी को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको सीक्वेंस में आपने लगाना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, समुद्री जल को रेत पर बनाए गए उथले गड्ढों में इकट्ठा किया जाता है। और तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है,
पानी के सूख जाने के बाद ज़मीन पर नमक बच जाता है। तो ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पर नीचे दिए गए, इसमें से आपने कोई एक छांटना है कि किस प्रकार से आप इसको सीक्वेंस में लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, समुद्री जल को रेत पर बनाए गए उथले गड्ढों में इकट्ठा किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले होगा ये कि पहले तो हमें क्या है, गड्ढा बनाना पड़ेगा और उसमें जो है जल को स्टोर करके रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, पानी को धूप में, जब उस गड्ढे को पानी से भर देंगे तब क्या करेंगे, हम पानी को धूप में सुखाने के लिए छोड़ देंगे। तो पहले नंबर 2, फिर उसके बाद नंबर 1 और लास्ट स्टेटमेंट जो बची, पानी के सूख जाने के बाद ज़मीन पर नमक बच जाता है, तो लास्ट में आएगा नंबर 3। तो अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट कहीं ऑप्शन में है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी क्या है, यही स्टेटमेंट दे रहा है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, तैरना ना आने की स्थिति में भी कोई व्यक्ति मृत सागर यानी डेड सी जिसको बोलते हैं में क्यों नहीं डूबेगा या डूबेगी। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता था कि सबसे ज़्यादा लवणता किस सागर में पाई जाती है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये हम करवा चुके हैं, परंतु इसने घुमा के दे दिया कि कोई व्यक्ति जो है उस सागर में यानी डेड सी में क्यों नहीं डूबता। तो देखिए क्योंकि वहाँ पर नमक की मात्रा जो है बहुत अधिक है, यही कारण है कि वहाँ पर जो है कोई भी व्यक्ति नहीं डूबेगा। फिर अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, पादप का कौन सा भाग मृदा से जल और पोषक तत्वों का अवशोषण करता है। देखिए ये आपको पता होगा कि जो जड़ है यानी रूट जो हमारी होती है वो क्या काम करेगा, जो मृदा से जल और मिट्टी, मृदा होती है मिट्टी से जल और पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रकार का ढोल है जिसका उपयोग भारतीय संगीत यंत्र के रूप में किया जाता है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, यानी एक प्रकार का ढोल की टाइप ही समझ लो, जैसा ढोल होता है वैसे ही वो चीज़ होगी। हारमोनियम नहीं होगा, सितार नहीं होगा, तानपुरा नहीं होगा। तो तबला आप लोगों ने सुना भी है, बजाया भी है, तो तबला ही इसका ढोल का क्या होता है, एक टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110, डैश गीतांजलि की रचना करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि थे। बहुत बार एग्जाम में क्लास में मैं करवा चुका हूँ कि जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनको जो है सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, और कब मिला था, 1913 में। किस चीज़ के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए मिला था। तो वही पूछा गया है कि गीतांजलि की रचना करने वाले प्रसिद्ध भारतीय कवि कौन थे, वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारे पास, कलबेलिए कौन कहलाते। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, आपके सिलेबस से पूछा गया क्वेश्चन था, टफ भी नहीं बोल सकते परंतु लेवल का क्वेश्चन था। कलबेलिए कौन कहलाते हैं, हु आर नाउ एज कलविलेज। तो देखिए इसमें थोड़े से ऑप्शन क्या है, घुमा के दिए गए। वैसे तो कलबे एक जाति है जो कि कहाँ पर रहती है, भारत के राजस्थान में, जिनका काम होता है सांपों को पकड़ना और उनको नचवाना। तो वहाँ पर सीधा दे दिया ऑप्शन में कि ये कौन होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सांपों को नचाते हैं, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर प्रश्न नंबर 112, किस प्रसिद्ध भारतीय सम्राट ने ताजमहल का निर्माण किया। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। फिर आगे चलते हैं, तापक्रम मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन ए थर्मामीटर क्या होता है, तापमान को मापने के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 114, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था, जबकि हमने बहुत डीप यहाँ पर इस टॉपिक को कवर किया था। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आंतरिक ग्रह कौन से, बाह्य ग्रह कौन से, चमकीला ग्रह कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। फिर आगे चलते हैं, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 115, मानव शरीर के किस अंग से हमें सांस लेने में सहायता मिलती है। तो देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर, फेफड़े से। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये भी इजी क्वेश्चन था, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लेवल अच्छा था। क्या पूछा गया है, गोलकोंडा का किला किस शहर में अवस्थित है। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी, ये आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह खोज की कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोनाल्ड रॉस ने क्या किया था, इसकी खोज की थी कि मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। जब एक मधुमक्खी मकरंद से भरे फूल ढूंढ लेती है तो वह ऐसा क्या करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को भी मकरंद तक पहुंचने संबंधित जानकारी मिल सके। तो ये आपके ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस आया हुआ है, ये आपकी जो क्लास है 5th क्लास में चैप्टर मिल जाएगा, वहाँ पर जो है ये वहाँ से ये क्वेश्चन जो है उठाया है। देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब एक मधुमक्खी मकरंद से भरे फूल ढूंढ लेती है तो वह ऐसा क्या करती है कि दूसरी मधुमक्खियों को भी मकरंद तक पहुंचने संबंधी जानकारी मिल सके। क्या वो आवाज़ देगी, फिर जिस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं विद्युत संकेत करेगी, या एक विशेष गंध छोड़कर, तो यहाँ पर जो है बच्चे फंस सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि एक विशेष गंध छोड़ दे। फिर तीसरा ऑप्शन है एक विशेष किस्म का नृत्य यानी डांस करेगी, तो बच्चे सोचेंगे ये तो हो ही नहीं सकता। और लास्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, एक विशेष चेतावनी देगी, तो बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक विशेष किस्म का नृत्य जो है मधुमक्खी द्वारा किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 120 क्या बोल रहा है, कर्णम मल्लेश्वरी ने अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में किस खेल के लिए कई पदक जीते। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर भारोत्तोलन, ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122 क्या बोल रहा है, लोक कला के एक बेहद प्राचीन रूप मधुबनी का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुबनी पेंटिंग आपने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत बार एग्जामों में आई हुई है। अगर आप बिहार की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, मधुबनी, शायद मेरे हिसाब से अगर कोई बिहार से है तो बताएं क्या डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मुझे लगता है या तो डिस्ट्रिक्ट या तहसील, कुछ इस प्रकार से एक स्पेशल प्लेस है। तो यहाँ पर एक पेंटिंग पूछी गई तो वहाँ पर बिहार से क्या ये संबंधित है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अकाल किसे कहते हैं। 123वां क्वेश्चन है, ऑप्शन दे दिए गए, जब भारी बारिश के कारण पानी को मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, पानी की मात्रा क्या है बहुत अधिक बढ़ जाए तो उसे अकाल कहेंगे, नहीं। जब धरती के अचानक हिलने से समुद्र में कई लहरें पैदा होती है, नहीं, उसे भी हम नहीं कहेंगे। जब पहाड़ों पर भूमि यानी भूस्खलन लैंडस्लाइड होता है उसे कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो लास्ट ऑप्शन जो बचा वही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी जब बिल्कुल बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है, फसलें बर्बाद हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, अकाल कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात, बहुत बार करवा चुका हूँ, यानी यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात की राजधानी कैपिटल पूछी गई है, कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। फिर लास्ट ऑप्शन पूछा गया यहाँ पर, फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ, ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस आया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तराखंड को क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी। अगर यहाँ पर फलोद्यान की डलियाँ पूछा जाता तो हम किसके साथ जाते, हिमाचल प्रदेश, परंतु यहाँ पर क्या पूछा गया है, फूलों की घाटी। अगर एग्जैक्ट बताऊँ तो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है ये फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमने यहाँ पर जीएस का पोर्शन किया, किस चीज़ में, सैनिक स्कूल का जो एग्ज़ाम हुआ, यानी 5 अप्रैल 2025 को ये एग्ज़ाम हुआ। तो जिन जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया है आप बताएं, आउट ऑफ 125 आपके कितने मार्क्स जो है बन रहे हैं। इसमें मैथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रहता है, उसके बाद रीजनिंग इसमें आती है, इंग्लिश या हिंदी चॉइस है, जो आपने मीडियम यहाँ पर रखा हुआ है। तो अगर आप अभी 5th क्लास में हैं या 4th क्लास में हैं, आगे के लिए आप जो है सैनिक स्कूल में जाना चाहते हैं तो अभी से आप लेवल देखें, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। मैथ आपका इसके लिए स्ट्रांग होना चाहिए, मैथ का पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा रहता है। और सैनिक स्कूल से और भी आपने कोई जानकारी लेनी होगी डिटेल से तो आप जो है स्क्रीन पर नंबर दिया गया है उस पर आप
हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बाकी रही बात बैच की, तो JNV सैनिक स्कूल और RMS, इन ये तीनों बैच जो हमारे 25 अप्रैल 2025 से क्या हो जाएगा, शुरू कर दिए जाएंगे। तो जितने भी लोग जो है इन चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं, इस बार हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। आप अपनी सीट जो है बुक करवाएं और अभी से अपनी तैयारी जो है शुरू रखें। सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा फाइट है, पूरे देश के यहाँ पर बच्चे आपके बीच फाइट करेंगे, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।